Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to study about chemical reactions. केमिकल चेंज के बारे में आपने पहले पढ़ा था कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज की एग्जांपल थी कि आप आइस को मेल्ट करें तो वाटर बन जाएगा और वाटर को मजीद हीट करें तो वो वाटर वेपर बन जाएंगे। ठीक है, और केमिकल चेंज की भी आपने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी थी। केमिकल चेंज जो है वो किस लिए होता है? इट इज़ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल से एक मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बन जाए, एक सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन जाए, दैट इज केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे घर में हो रहे हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी में हो रहे हैं। घर में जो हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं, इसलिए उनको समझना आसान है। जैसे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, आप माचिस की तीली जलाते हैं तो जो चेंज आता है दैट इज केमिकल चेंज एंड इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और उसमें पहले जो उसके आगे बारूद लगा होता है ब्राउन कलर का वो बर्न करता है, उसके बाद जो उसके पीछे लकड़ी लगी होती है वो बर्न करती है, एंड एज अ रिजल्ट गैसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, एंड हीट इज रिलीज। बनाना टर्निंग ब्राउन, बनाना जो घर में आते हैं अगर इस तरह के आए हैं तो कुछ दिनों में ऐसे हो जाएंगे, इस तरह के आए हैं तो और ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे। ये क्यों चेंज आ रहा है? इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है? इसका टेक्सचर, शेप, टेस्ट, सब कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से। कुकिंग ऑफ फूड, जो भी फूड अनकुक्ड होती है उसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, जब उसको कुक करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। बिल्कुल इसी तरह कुकिंग ऑफ फूड की ही एक एग्जांपल है फ्राइंग एन एग, कि जो कच्चा अंडा होता है उसकी जो एल्ब्यूमिन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो योक होता है वो लिक्विड येलो होता है, और जब उसको फ्राई करते हैं तो जो उसका ट्रांसपेरेंट एल्ब्यूमिन है वो एग वाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो सॉलिड होता है। और अगर उसके एग योक को सही तरह कुक करें वो भी सॉलिड हो जाता है। दैट इज अ चेंज विच इज केमिकल चेंज एंड इट इज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। इसी तरह अगर कोई फूड खराब हो जाए, खाना खराब हो जाए, तो वो जो रॉटिंग ऑफ फूड है ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। या अगर हम मिल्क के जरिए मिल्क में थोड़ा सा पिछला योगर्ट डाल के उसको रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो कुछ दिन में घी बन जाता है, योगर्ट बन जाता है। इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मिल्क के अंदर जो चीजें हैं, मिल्क लिक्विड होता है और योगर्ट जो है वो सॉलिड होता है। मिल्क का टेस्ट और टेक्सचर डिफरेंट होता है, योगर्ट का टेस्ट और टेक्सचर डिफरेंट होता है। देयर डिफरेंट साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक एक्टिविटी आपके बॉक्स में दी हुई है जिसमें कई केमिकल रिएक्शंस बताए गए हैं। एक केमिकल रिएक्शन ये है, अगर हमारे पास स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च बहुत सारी चीज़ों में होता है, हम जो फूड खा रहे होते हैं रोटी में स्टार्च होता है, चावल में, जितने भी सीरियल्स हैं, आलू में, बहुत सारी चीज़ों में स्टार्च होता है जो हम खाते हैं। इन जो हमारा हमेशा स्टेपल फूड जो होता है वो स्टार्च पे ही कंसिस्ट करता है, रोटी, चावल, आलू वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जो स्टार्च सोल्यूशन लिया गया है इट इज ट्रांसपेरेंट, या इन सम केसेस इट कैन बी वाइटिश। मैदा अगर आप पानी में घोल लें तो वो भी स्टार्च सोल्यूशन बन जाएगा, तो वाइट सा जो ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनेगा वो स्टार्च सोल्यूशन होगा। या आलू आप भिगो के रखें काट के, तो जो पानी आलू निकाल लें और जो पानी बच जाएगा दैट इज ऑल्सो स्टार्च सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन जो है वो अमूमन घरों में तो नहीं होता, लेकिन पायोडीन आयोडीन से मिलता जुलता होता है, कुछ उसी तरह का चीज होती है, ब्राउन से कलर की। तो आयोडीन सोल्यूशन अगर स्टार्च सोल्यूशन में डाला जाए तो वो स्टार्च सोल्यूशन जो ट्रांसपेरेंट या वाइट था वो आयोडीन सोल्यूशन जो ब्राउन था, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो कलर बनेगा नए सब्सटेंस का वो होगा डार्क ब्लू, नेवी ब्लू। So this change in color is indicating chemical reaction। दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट करके नए मॉलिक्यूल्स बना दिए। Then another, so change in color is indicating that there is a chemical reaction। जो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है ये लैब में ही हो सकती है। There are two solutions which are needed, copper sulfate and sodium hydroxide। इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर मिक्स किया जाए, कॉपर सल्फेट जो है ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें कॉपर सल्फेट का तो कलर है, ये तो कलरलेस है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो दोनों को मिक्स कर, इन दोनों में कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो ट्यूब के अंदर हमें नजर आ रहा है दैट इट देयर आर सॉलिड पार्टिकल्स है। ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो इस तरह केमिकल रिएक्शन से बनते हैं उनको कहते हैं प्रेसिपिटेट। रादर लिक्विड के अंदर जब भी सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स यहाँ बन गए बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4। इस चैप्टर में आपको काफी सारे फॉर्मूलाज
याद करने पड़ेंगे, और कर लें तो आपके लिए आसानी है, अच्छा है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। अगर एक बीकर में बेकिंग सोडा डाला जाए और उसके ऊपर से विनेगर डाला जाए तो बहुत सारे बबल्स बनेंगे, एफरवेसेंस होगा। बिल्कुल जैसे जब आप कोक या पेप्सी की या स्प्राइट की बॉटल खोलते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफरवेसेंस। पानी की बोतल खोलें तो उसमें अमूमन कभी भी इस तरह के बहुत सारे बबल्स नहीं आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अगर खोलें बड़ी 1.5 लीटर की वगैरह, और थोड़ी सी हिल जाए वो, तो बहुत सारे बबल्स जो बाहर आ जाते हैं, वो एफरवेसेंस तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड का है। इन दिस केस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी वैसे गैस बन रही है, और इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, इजी टू डू एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास कोई छोटी खाली बॉटल हो, उसमें थोड़ा सा आप विनेगर डाल लें, ये तो बहुत ज़्यादा शौकी है, इतना सा भी 1/2 कप विनेगर डाल लें, और उसके और एक बैलून लें, बैलून के अंदर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। ये दोनों चीज़ें घर में अमूमन मौजूद होती हैं, और इस बैलून को इसके ऊपर चढ़ा दें। बैलून उस वक्त डिफ्लेटेड होगा, यानी उसमें हवा नहीं भरी होगी, कोई गैस नहीं भरी होगी। जब आप उस बैलून को ऊपर करेंगे तो इस तरह ये बैलून, बैलून के अंदर जो बेकिंग सोडा आपने डाला था वो जब नीचे जाएगा बॉटल में, रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, और ये बैलून जो है वो इस तरह फिल्ड नजर आएगा। आप ये कर सकते हैं, कीजिएगा, और अपनी वीडियो बना के अपनी टीचर को भेजिएगा। Then there are many ways in which we can identify chemical change. बहुत सारे chemical reactions हमने घर में जो हो सकते हैं या होते रहते हैं वो डिस्कस किए। सो और अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस किए। एक तो ये कि कलर चेंज हो जाएगा, जैसे हमने बनाना को देखा कि बनाना राइपनिंग के साथ ब्राउन हो जाता है वगैरह। या आपने देखा होगा कि जब आलू को काट के रखें या सेब को काट के रखें तभी उसमें केमिकल चेंज होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन सा कलर हो जाता है वाइट आलू या वाइट एप्पल के जो पोर्शन है उनका। इसी तरह बनाना को भी, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काट के रखे हैं और वो ब्राउन से होने लगे, ब्लैक से होने लगे, उनमें एक्चुअली आयरन होता है जो कि एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करता है, और उसका कलर चेंज हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमने पिछली डायग्राम में देखा, ये कई तरह के प्रेसिपिटेट हैं, ये देखें, ये येलो प्रेसिपिटेट्स इसमें नजर आ रहे हैं, इसमें लाइट ब्लू नजर आ रहे हैं, ये पिंक से प्रेसिपिटेट्स बने, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट इसमें बन गए, इसमें वाइट बन गए। सो सॉलिड पार्टिकल फॉर्मेशन ड्यू टू प्रेजेंट इन अ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एमिशन ऑफ अ गैस अभी जो हमने डिस्कस किया इन केस ऑफ रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर। सिरके में आप बेकिंग सोडा डालें तो मीठा सोडा, तो एमिशन ऑफ अ गैस, इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। देन ओडर चेंज हो सकता है, आपने देखा है कि चीज़ें रॉटिंग ऑफ फूड की जैसे हम बात करें कि खाना ठीक है, उसकी स्मेल डिफरेंट होगी, और जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर चेंज भी बहुत दफ़ा केमिकल रिएक्शंस की वजह से, टेम्परेचर हाई, जैसे बर्निंग ऑफ मैच स्टिक जो है उसमें टेम्परेचर चेंज जो है वो हीट रिलीज हो रही है। टेक्सचर चेंज हमने एग फ्राइंग में देखा, डिस्कस किया कि जो कच्चा अंडा है उसका टेक्सचर और उसकी कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, और जब वो पक जाता है तो कुकिंग के बाद, फ्राइंग के बाद उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। सारे फूड मटेरियल्स का वैसे चेंज होता है। आलू को बॉईल करें तो वो सॉफ्ट हो जाता है, अंडे को बॉईल करें तो वो हार्ड हो जाता है, ये टेक्सचर चेंज है, हार्डनेस चेंज। अच्छा, टेक्सचर चेंज में एक ये भी चीज़ है कि जैसे मीट है, मीट जब कच्चा है, कच्चा गोश्त जो है वो भी सॉफ्ट ही है, लेकिन हम उसको चिबा नहीं सकते, उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, और जब उसको कुक कर लेते हैं तो और सॉफ्ट हो जाता है, और फिर हम उसको इजीली च्यू करके खा सकते हैं। हार्डनेस चेंज यानी अभी जो हमने डिस्कस किया, पोटैटो को बॉईल करें तो जो हार्ड पोटैटो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और एग को बॉईल करें तो जो लिक्विड एग है वो हार्ड हो जाएगा। सो हार्डनेस चेंज, सॉफ्टनेस हो सकती है, हार्डनेस हो सकती है वगैरह। तो दीज आर डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस। के अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस हो सकती है, ये कॉमन हमने डिस्कस की। देन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हैं, ये हमने डिस्कस की, कुछ को हम अब रिएक्शन से लिख रहे हैं। ये जो लिखने का तरीका है केमिकल रिएक्शन, ये जितनी बातें भी हमने डिस्कस की सारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इनको एक लिखने का तरीका होता है जिसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कोल जो है वो कार्बन होता है, कार्बन एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, O2 का मॉलिक्यूल है। कार्बन एटम्स आर गोइंग टू रिएक्ट, ये प्लस का जो साइन है ये रिएक्शन को शो कर रहा है विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड इट इज गोइंग टू गिव, इस एरो कह सकते हैं टू गिव, टू प्रोड्यूस वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो हमारे घरों में आती है, सुई गैस जिसे हम कहते हैं, या CNG कहते हैं जो स्टेशन से भरवाते हैं, दैट इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है, एंड दिस इज CH4।
जब भी मीथेन बर्न करती है, कोई भी चीज एक्चुअली जब बर्न करती है तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करती है, चाहे कोल बर्न करे, चाहे वुड बर्न करे, चाहे पेपर, चाहे मीथेन, पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, केरोसिन ऑयल, कोई भी चीज जब बर्न करती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और हमेशा कार्बन, ये दो चीजें लाजमी होती हैं, ठीक है जी। तो मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर एक और रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है वो जब तक उस पे जंग नहीं लगा होता इट इज Fe, नॉर्मल आयरन होता है, लेकिन जब इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है आयरन, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जिन सब्जियों और फलों में आयरन होता है वो एयर को जब एक्सपोज होते हैं तो उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके मॉलिक्यूल चेंज होता है, ब्राउन कलर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, वो Fe2O3 होता है। इसी तरह जो आम आयरन की अगर एक कील रखी हुई है या कोई आयरन का पीस है जिसके ऊपर जो एक्सपोज है, जिसके ऊपर पेंट नहीं हुआ हुआ, किसी तरह से उसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वो जो है एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, खासतौर पे इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द रस्ट। ये रस्ट का फार्मूला है Fe2O3। जो फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले में क्या याद रखना था, ये जो छोटे वाले सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए ना, ये आपके फॉर्मूले का हिस्सा होते हैं, और ये जो पहले बड़ा नंबर लिखा होता है ये फॉर्मूले का हिस्सा नहीं होता, ये बैलेंसिंग का हिस्सा होता है, ये भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। देन इन ऑल द प्लांट्स is the process of photosynthesis going on। इसकी रिएक्शन आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ था इन योर प्रीवियस क्लासेस। बेसिकली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल व्हिच इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक जी, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है जो कि प्लांट्स में हो रहा है। केमिकल इक्वेशन जो होती है हमेशा, उसमें क्या होता है, एरो होता है, एरो से पहले जो चीजें होती हैं उनको कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और एरो के बाद चीजें होती है वो कहलाती हैं प्रोडक्ट्स। एरो इंडिकेट कर रहा होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। एरो की डायरेक्शन हमेशा, एरो स्टार्ट होता है रिएक्टेंट की तरफ से और जाता है प्रोडक्ट्स की तरफ। जितने भी रिएक्टेंट्स उन सबके दरमियान प्लस का निशान होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हों उनके दरमियान भी प्लस का निशान होता है। और इसको हम इस तरह वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर शेप के फॉर्म में भी लिखी जाती है समझने के लिए, लेकिन आपने जो बेसिकली समझनी है, याद करनी है, वो ये फॉर्म है जिसमें कि इसको सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, कार्बन को, कोल को कार्बन नहीं लिखेंगे CARBON, कैपिटल C लिखेंगे विच इज द सिंबल ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, एक ऑक्सीजन अकेला कभी भी नहीं होता, हमेशा इसकी दोस्ती हुई होती है और ऑक्सीजन से O2 गैस होती है, ठीक है जी। साथ हमने इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो कोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये भी जो पिछले हमने इक्वेशन डिस्कस की थी C+O2 CO2, इसको हम यहाँ समझ रहे हैं। सो C+O2 CO2। ये ब्लैक बड़ा जो एटम है ये कार्बन का है, दो जो ये रेड एटम्स है ये ऑक्सीजन के हैं, और जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो एक कार्बन की दोस्ती हो गई, दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गए, ठीक है जी। दिस इज अ प्रोडक्ट। अच्छा, बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि अब हमारे पास जो भी इक्वेशन है, जो सेकेंड इक्वेशन अभी हमने पहले डिस्कस की CH4+O, इसमें ये जो बड़े टू हैं ये हमने क्यों डाले, ये जो बड़े नंबर लिखे जाते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है, ये जो छोटा नंबर है नीचे लिखा हुआ है ये तो मॉलिक्यूल का हिस्सा है, इसको एज इट इज आपने समझना है, याद करना है। लेकिन ये जो बड़े नंबर इक्वेशन में पहले लिखे होते हैं ये मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं होता, ये नंबर शो कर रहा होता है कि कितने ऑक्सीजन एक वक्त में एक मीथेन से कितने ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, एक ने किया या दो ने। यहाँ पे क्या हुआ है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि मीथेन के एक एटम, एक मॉलिक्यूल के साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दो मॉलिक्यूल वाटर के बनते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा, ये देखें, दिस इज ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का क्या मतलब है, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट्स के। यानी अगर रिएक्टेंट में एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी एक ही कार्बन हो, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी 4 हाइड्रोजन हो, रिएक्टेंट में अगर 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन हो, बराबर बराबर हो। यानी कि अभी क्या है, अगर हम देखें ये मीथेन है, सेंटर में जो ग्रे सा कलर का स्ट्रक्चर है ब्लैक सा, ये कार्बन है, इसके इर्द गिर्द जो ब्लू ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये 4 हाइड्रोजन है, ये 2 रेड बॉल्स क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, यानी रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 1 कार्बन एटम है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब प्रोडक्ट्स में गिन लेते हैं, प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, एक कार्बन है, ठीक हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इधर है 1 इधर है, 3 ऑक्सीजन एटम हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है जी।
अगर हम देखें तो इस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सिर्फ कार्बन की नंबर सेम है, हाइड्रोजन का ठीक नहीं है, बराबर नहीं है, और ऑक्सीजन का भी बराबर है। इनको बराबर करना है, इसके लिए क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट लगाएंगे। ये जो बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 है, इस वाली इक्वेशन में देखें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है। इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, हम उसकी जगह क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन वाटर के होंगे तो यहाँ पे क्या है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो बात बैलेंस हो गई। अब देखें, अब फिर गिनते हैं, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने, 2 ऑक्सीजन इधर है, और ये देखें एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, गिन रहे हैं ना, देखें 4 हाइड्रोजन कैसे हुए, 1 2 3 4, ऑक्सीजन कितने हुए, 1 2 3 4, यहाँ पे यानी प्रोडक्ट्स में अभी 4 ऑक्सीजन हो गए हैं और हमारे पास रिएक्टेंट में कितने, 2। इनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा कोफिशिएंट नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। लुक एट दिस, क्या हो गया, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है और दिस इज 1, और ये 2 ऑक्सीजन, एक बड़ा 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है जी। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ना पड़ा, कोई जरूरत नहीं पड़ी, और वाटर हमने 2 कर दिया, ठीक है जी। नाउ अब हम गिनते हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है दोनों तरफ। 1 carbon in reactants, 1 carbon in products. 4 hydrogen in reactants, 4 hydrogen in products. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 oxygen in reactants. 1 2 3 4. 4 oxygen in products. So now this equation is balanced. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2 water. बेसिक जो रिएक्शन है मीथेन और ऑक्सीजन का वो ये है कि मीथेन CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये वर्ड इक्वेशन तो ठीक है, वर्ड इक्वेशन में हमें बैलेंसिंग का मसला नहीं है, लेकिन जब हम यूं फॉर्मूलाज के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। जब ये इस फॉर्म में आई है, CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2O, ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड इक्वेशन का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि समझे एक तराजू है और दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर होना चाहिए, 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। वैसा हो जाएगा, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं बैलेंसिंग की। सोडियम reacts with water to give sodium hydroxide and hydrogen। अब ये सोडियम का एलिमेंट का सिंबल है Na। यहाँ पे कितने सोडियम है, 1, यहाँ पे कितने सोडियम है, 1। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सोडियम बराबर बराबर है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस है H2 और NaOH में भी एक हाइड्रोजन है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। सोडियम और ऑक्सीजन का तो फिलहाल मसला नहीं है, मसला किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक साइड पे 2 है, एक साइड पे 3 है। पहले क्या करते हैं, ये जो ऑड नंबर है इसको इवन करने की कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे हमने बढ़ाना है, कुछ ऐसा करना है कि जो इवन नंबर हो जाए हाइड्रोजन का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 लगाएंगे ना तो यहाँ ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक ये इवन नहीं हो सकेगा, ये ऑड ही रहेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर को इवन करने के लिए हमें 2 इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। जब 2 इधर लिखेंगे तो फिर क्या होगा, अब गिनते हैं, 1 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर। अब ये 2NaOH का मतलब है ये पूरा मॉलिक्यूल 2 दफा, ठीक है जी। अब सोडियम अनबैलेंस्ड हो गया, लेकिन साथ साथ देखते हैं आगे क्या हुआ है। अच्छा, ये खाली लाइनें क्यों इधर डाली हैं, ये समझने के लिए कि ये वो जगह है जहां पे आप कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। यू हैव द पावर और यू आर गिवन द पावर व्हाइल यू आर बैलेंसिंग द इक्वेशन टू ऐड कोफिशिएंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से पहले, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आप एक
बड़ा साइज का नंबर लिख सकते हैं जो कि कोफिशिएंट। आप इन छोटे नंबरों को नहीं चेंज कर सकते। छोटे नंबर मॉलिक्यूल का हिस्सा है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई नंबर बढ़ा घटा नहीं सकते। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जब आपको करने के लिए आएगी, इस तरह इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है, आपने उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आना है। ये जो इक्वेशन गिवन होती है क्वेश्चन में, ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअल केमिकल इक्वेशन होती है। इनके इस स्ट्रक्चर को आप नहीं चेंज कर सकते, इसमें आप कोई इजाफा या कमी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप हर मॉलिक्यूल से पहले एक छोटी लाइन पेंसिल से लगा लें और सोच लें, अपने दिमाग को समझा लें कि आप सिर्फ यहीं पे 2, 3, 4 कोई नंबर्स ऐड कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। आपने इक्वेशन नहीं चेंज करनी, आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है, मॉलिक्यूल नहीं चेंज करना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 2 क्यों लगाया था, ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन इवन हो जाए। यहाँ पे कितने थे, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 थे, तो इसको इवन करने के लिए पहले 2 इधर लगाया। अब यहाँ पे इस NaOH में 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, मिलके हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि क्योंकि हमने 2 यहाँ लगाया तो सोडियम इम्बैलेंस्ड हो गया। पहले यहाँ 1 सोडियम था, यहाँ भी 1 सोडियम था, जब हमने ये 2 लगाया तो यहाँ पे सोडियम ज्यादा हो, इसलिए हमें एक 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। कोशिश यही करें, जैसे ये डायग्राम में शो हुआ है ना, इक्वेशन एक कलर से लिखी हुई है, बैलेंसिंग एक और कलर से। इक्वेशन आप सपोज ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक बॉल पेन से लिख लें, और बैलेंसिंग आप दूसरे कलर से, ब्लू से करें, किसी और से करें, पेंसिल से करें, ताकि आपको पता हो कि ये आप इस बेसिक इक्वेशन को नहीं चेंज कर सकते। आप यहाँ पे इसके शुरू में एक छोटी लाइन पेंसिल से हर मॉलिक्यूल के डाल दें और आपको पता हो कि आपने यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब 2 इधर था, इधर लगा दिया, तो अब क्या हो गया, याद रखिए 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे कितने हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, ये 4 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और 2 इधर लगाएंगे। जब एक और 2 इधर लगाएंगे तो आप दोबारा चेक करते हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, H2 का मतलब है 4। वाटर का मॉलिक्यूल अगर 2 दफा है तो उसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए। ये देखें, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये 2 हाइड्रोजन इधर है और ये पूरा मॉलिक्यूल NaOH 2 दफा हुआ है, यहाँ पे भी इस मॉलिक्यूल इस जगह पे भी 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन इधर गिन लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में सिर्फ ऑक्सीजन इधर है, 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ इसी में है। ये इस मॉलिक्यूल को जब 2 दफा लिखेंगे या समझेंगे कि 2 हैं, तो ये दिस मीन्स ऑक्सीजन इज 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक और एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, H2 plus O2 gives H2O। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, और वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब ये एक अनबैलेंस्ड है, ठीक है। क्या चीज यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्जी से 1 ऑक्सीजन बढ़ा दें, हम कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट खुद से ऐड नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ कोई छोटा नंबर बढ़ा दें। H2O2 एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और नहीं हम यहाँ पे ऐड कर सकते इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। इक्वेशन यही रहनी चाहिए कि हाइड्रोजन रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और वाटर बनाए। हाँ, ये चेंज हम कर सकते हैं कि कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कितने वाटर बना रहे हैं। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इधर बैलेंस करने के लिए हम 2 वाटर करेंगे। जब 2 वाटर होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। एज अ रिजल्ट जो करेक्टली बैलेंस इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें टोटल के नहीं कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 गिव्स 2 वाटर। तो यहाँ पे देखें कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। हर हाइड्रोजन, हर वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। 2 वाटर का मतलब है कि 4 हाइड्रोजन होंगे टोटल। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, 2, और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि हर एक में एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया। नाउ दिस इज करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, एक और इक्वेशन देख लें, Ca plus O2 gives CaO। यहाँ पे देखिए एक कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट्स में एक कैल्शियम है, 1 ऑक्सीजन है। इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अभी देखें कैल्शियम तो बैलेंस है, दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 लगाएंगे, ये रेड से जैसे शो किया है। तो अब गिने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन
यहाँ पे पहले अब एक कैल्शियम है, अब 2 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 2 इधर लगाएंगे। तो 2 कैल्शियम रिएक्ट्स विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव 2 कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 कैल्शियम है, यहाँ पे भी 2 कैल्शियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल। पूरा CaO 2 दफा है, इसलिए 2 ऑक्सीजन हो गए। ये बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग बेसिकली किस लॉ के ऊपर बेस करती है? इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। During a chemical reaction, the total mass and number of atoms of the reactants is equal to the total mass and number of atoms of the products. जितने एटम पहले होते हैं उतने ही बाद में होते हैं। ये नहीं होता कि कोई एटम भाग जाए या कोई कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। हमेशा रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड इसलिए है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में थे, टोटल मास और नंबर उतना ही होगा प्रोडक्ट्स का। इसकी एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है कि अगर एक कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाए Na2SO4 और उसमें एक ट्यूब हैंग की जाए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और इसका वजन किया जाए कॉर्क लगा के, ये 300.23 ग्राम है। फिर इसको अलग मतलब केयरफुली उल्टा जाए ऐसे कि दोनों सोल्यूशन मिक्स हो जाएं, तो एक नया सोल्यूशन बन जाएगा विच इज कैल्शियम सल्फेट और जिसके वाइट प्रेसिपिटेट है और सोडियम क्लोराइड। ये दो चीजें बन गई। दो चीजों ने रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट टू गेट CaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इसका वजन किया तो वही वजन है 300.23 ग्राम। ठीक है जी, रिएक्शन से पहले जो वजन था वही रिएक्शन के बाद रहा। तो ये क्या है? दिस इज प्रूविंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Calcium chloride in aqueous form reacts with sodium sulfate in aqueous form and gives calcium sulfate precipitate in the solid form, sodium chloride in the aqueous form. AQ stands for aqueous, S stands for solid. आपकी बुक में सारी इक्वेशंस के साथ सॉलिड, गैस और एक्वस वगैरह का टर्म यूज हुआ है। मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं समझाने में वो वाली चीजें यूज की, लेकिन आप पहले सिंपल चीज समझ लें, उसके बाद ये टर्मिनोलॉजीज आप ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2, sodium sulfate is Na2SO4, calcium sulfate is CaSO4, sodium chloride is NaCl। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ देखें एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे 2 क्लोराइड है, यहाँ पे एक क्लोरीन था। ठीक है जी, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। आगे ये देखें Na2SO4 है, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, एक S इधर, एक S इधर, O4 इधर, O4 इधर। तो जो 2 है ये कोफिशिएंट है जो कि लगाया गया है फॉर बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। Now we come towards types of chemical reaction. There are many types of chemical reaction. Combination reaction का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं और कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। ये हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल बन जाएं, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, जो अभी हमने ऊपर देखा। देखें CaCl2 plus Na2SO4 CaSO4 NaCl, Cl2 Na के साथ चला गया, सल्फेट कैल्शियम के साथ चला गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर ले। लेकिन आपकी बुक में 2 ही तरह के एक्सप्लेन हुए हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तो हम इन्हीं के ऊपर रहते हैं। सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली और एक कंपाउंड देते हैं। A plus B gives AB, 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है जी, यही इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये वाली 2H2 plus O2 gives 2H2O। ठीक है जी, decomposition reaction is the reaction in which a complex or large molecule compound is broken down into simpler substances, elements or simpler molecules. AB gives A plus B। जी, वाटर का मॉलिक्यूल अगर टूटेगा, आम हालात में टूटता नहीं वैसे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगी। बहुत सारी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। आपने सिर्फ ये पहचान रखनी है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके प्रोडक्ट जो बनाए वो एक हो तो वो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, जब बड़े मॉलिक्यूल टूट के एक मॉलिक्यूल टूटे और कई मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बन जाएं, देन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपकी बुक में कुछ इस तरह की भी एग्जांपल दी हुई है। अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखें तो या तो हीट चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सनलाइट चाहिए, यानी अमूमन बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है जो कि उसको ब्रेक डाउन करे। ये कुछ जो इक्वेशंस यहाँ मैंने इकट्ठी की हैं, इट्स अ जंबल। आइडेंटिफाई करें जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट्स हैं, क्या हुआ ये? डिकम्पोजिशन। ये नेक्स्ट इक्वेशन देखें, और कुछ नहीं अभी आपने इसमें देखना, सिर्फ ये देखना है कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये क्या है? कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन? हाँ जी, दो चीजें मिल रही हैं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रही है। ये एक चीज, एक मॉलिक्यूल टूट रहा है और तीन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये क्या है? कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन? हाँ जी, डिकम्पोजिशन। एक मॉलिक्यूल टूट रहा है और दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ये क्या है? कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन? यहाँ पे देखें, इसका आंसर आपने खुद करना है, खुद सोचें। ये दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दो सब्सटेंसेस, और एक बना रहे हैं, ये क्या है? सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन? नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो है उनमें एनर्जी भी कंजर्व होती है, जैसे भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिस्कस किया था, उसी तरह एनर्जी भी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम होती है। कुछ रिएक्शन होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और कुछ होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं देयर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है हॉटर कर देते हैं अपने सराउंडिंग को, और एंडोथर्मिक रिएक्शन अपनी सराउंडिंग को कूलर कर देते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो हीट ले रही है, जब वो हीट लेगी, यहाँ पर बर्फ अगर पड़ी हो, एक बड़ा सा बर्फ का कोई स्लैब पड़ा है, तो इर्द गिर्द ठंड सी होगी। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से हीट किसने ले ली? इस एंडोथर्मिक रिएक्शन ने। इसको मेल्टिंग ऑफ आइस नीड्स हीट, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको एनर्जी चाहिए। जिसने एनर्जी ली तो सराउंडिंग कैसी हो गई? कूल हो गई। और बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कुछ भी कंबस्टन हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो जब हीट रिलीज होगी तो फिर सराउंडिंग कैसी हो जाएगी? हॉट। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं? सराउंडिंग को कूलर कर देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है अपने सराउंडिंग को हॉटर कर देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? अ रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ हीट नहीं, फॉर वन थिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो सकती है। इट कैन बी हीट, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी साउंड, इट कैन बी इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप सोचें, जो पटाखा फटता है, लेट्स सपोज पटाखा जिस टाइम फटता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और वो अपनी एनर्जी ज्यादा किस फॉर्म में रिलीज करता है? साउंड के फॉर्म में। गर्म भी होता है, आग भी उसको लगती है, लेकिन उसकी साउंड बहुत होती है। लेकिन जब हम माचिस जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में भी है और लाइट के फॉर्म में भी, ठीक है। और जो बैटरीज के अंदर हो रहा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो, जनरेट हो, लाइट हो, हीट हो, साउंड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, लाइट के फॉर्म में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर सकते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स जो आम जिंदगी में देख लें, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर आपने पानी इवेपोरेट करना है, मतलब जैसे सालन बनाया है और उसमें शोरबा ज़्यादा है और आप उसको थिक करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि चूल्हा तेज चला के रखेंगे ताकि वो उड़ जाए, उसका जो वाटर वेपर जितना है, तो वो शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। या जनरली आपने वो पानी बॉईल करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा है, तो इवेपोरेशन जो हुई होगी उसके लिए उसे क्या चाहिए? उसे हीट चाहिए। चूल्हे के ऊपर रखेंगे, वो पानी इवेपोरेट होकर तेजी से उड़ेगा बॉइलिंग के साथ। अगर चूल्हा बंद होगा तो वो इवेपोरेशन होगी तो, लेकिन बहुत कम, उसके लिए भी लेकिन उसको हीट एनर्जी चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग। सिमिलरली बेकिंग ऑफ ब्रेड, जितनी भी कुकिंग के प्रोसेसेस हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड, फ्राइंग ऑफ एग्स, चूल्हा बंद करके तो हम कुछ भी नहीं बना सकते ना। चाय बना सकते हैं, चूल्हा बंद कर दें और चीनी पत्ती दूध डाल के चम्मच हिलाते रहें, बन जाएगी चाय। या अंडा फ्राइंग पैन में डाल के और उसको सैर कराते रहें, कुछ भी कर लें, जब तक चूल्हा नहीं जलाएंगे, मतलब उसको हीट जब तक नहीं प्रोवाइड होगी, वो कुकिंग का प्रोसेस नहीं होगा। जितने भी कुकिंग प्रोसेसेस हैं, ऑल ऑफ देम आर एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में हो रहा है वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लांट्स को एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। ये मैंने आपको कहा कि बेसिकली एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है। सो फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, लाइट जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएंगे। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस की हमने पहले बात कर ली कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स कुछ तो आसान है, बर्निंग ऑफ कैंडल, गैस बर्नर, मीथेन जल रही है इसमें, बर्निंग ऑफ वुड, ये तो हमें नजर आ रहा है कि एक्सोथर्मिक। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्नो हमें, मतलब मुझे भी देख के पहली दफा लगा फॉर्मेशन ऑफ स्नो कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसका ऑपोजिट सोचें, फॉर्मेशन ऑफ स्नो का ऑपोजिट क्या है?
मेल्टिंग ऑफ स्नो। जब भी स्नो या आइस मेल्ट करेगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये यकीनन एक्सोथर्मिक है। और इसमें होता क्या है, जब भी स्नो फॉर्मेशन होती है तो स्नो साइड अपनी स्नो फॉर्मेशन रिलीजेस हीट एनर्जी। इस वजह से जब भी स्नोइंग हो रही होती है तो बेशक आम हालात में सर्दी हो, लेकिन जिस टाइम बर्फ पड़ रही होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती। हवा चले तो फिर ब्लिजर्ड अगर उसके साथ हो तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन अगर हवा ना चल रही हो और सिर्फ स्नोइंग हो रही हो तो ज्यादा सर्दी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ स्नो इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड स्नो फॉर्मेशन को के लिए जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है वो ये कि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। These are furthermore examples endothermic reaction that absorb energy। जैसे हम कोल्ड पैक अगर रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी की हीट को फौरन एब्जॉर्ब कर लेता है। कुकिंग ऑफ एग, जब उसको वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो कुक हो जाता है। फोटोसिंथेसिस अभी हमने डिस्कस किया कि सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस की, और इसमें वाटर और एसिड को रिएक्ट करें तब हीट रिलीज होती है। कैंप फायर या वुड फायर करें, दैट इज ऑल्सो रिलीज ऑफ एनर्जी। रस्टिंग के प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, हीट अप हो जाती है वो जगह। न्यूक्लियर फिशन, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये एक्सोथर्मिक है। आपकी बुक में जो 3 इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल दी हुई हैं, नंबर 1 इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपने बायो के पोर्शन में पढ़ा था इन योर प्रीवियस क्लासेस कि हर सेल के अंदर एनर्जी हासिल करने का जो तरीका है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो ये है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। कई सारे स्टेप्स में बहुत सारे एरोज में आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी है जो सेल्स को चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में होती है, उसके जरिए हर सेल अपना हर काम करता है। देन कंबस्शन नॉर्मली ओवर यूज्ड प्रोसेस है हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल में। हर चीज़ के लिए हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, चाहे हम कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी में इधर से उधर जा रहे हैं, चाहे हमारी बिजली बन रही है, चाहे हम इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल वर्क, डोमेस्टिक वर्क, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ देम रिक्वायर बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल कोई भी हो सकता है, चाहे मीथेन हो, चाहे वुड हो, चाहे पेपर हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, फर्नेस ऑयल हो वगैरह। सारी चीज़ें जो बर्न करती हैं दे आर कॉल्ड द फ्यूल। कोल हो या कोयले को बर्न करें, हर वो चीज़ जो हम बर्न कर रहे हैं कंबस्शन के लिए, दैट इज एक्टिंग एज अ फ्यूल, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और बेतहाशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन बैटरीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लिथियम आयन बैटरीज जो हमारे मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में लगी होती हैं, दे आर, जितनी भी बैटरीज हैं वो क्या करती हैं, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उनकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें होता है वो क्या जनरेट करता है, इट इज बेसिकली जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो हीट अप भी होता है। आपने देखा होगा किसी भी आप टॉय भी चलाएं, जब भी कोई बैटरी काम कर रही होती है तो वो हीट अप हो जाती है। खास तौर पे लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी का हीट अप होना तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा, बल्कि बाज़ औक़ात लिथियम आयन बैटरी जो है उसको आग भी लग जाती है और इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स एज वेल। इससे बचने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कब ज़्यादा हीट अप होती है। एक तो गर्मी ज़्यादा हो, फिर उसको अगर क्लोज स्पेस में कवर उसके ऊपर ज़्यादा हो, या गर्म जगह पे वो पड़ा हो मोबाइल या लैपटॉप, या आपने अपनी बॉडी के ऊपर उसको रखा हुआ है क्योंकि बॉडी हीट भी उसमें एड अप हो रही है। या एक और बात है, आपने भी नोट किया हो, क्या काम कर रहे होते हैं तो मोबाइल बहुत हीट अप हो जाता है। बैटरी लो पे चली जाती है, अगर 20% पे लिखा हुआ आ गया लो बैटरी और आप फिर भी उसको यूज कर रहे हैं तो फिर वो बैटरी हीट अप होना शुरू हो जाती है। अगर साथ आपने चार्जर लगा दिया तो वो चार्जिंग भी हो रही है, यूज भी हो रहा है, बैटरी लो भी है, वो सारे प्रोसेसेस मिला के मोबाइल को मजीद हीट अप कर देते हैं। ऊपर से गर्मी का मौसम भी हो या ऐसी जगह पे हीटर के करीब सर्दियों में मौजूद है। सो ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस आर वेरी मच हार्मफुल एंड डेंजरस एंड दे कैन lead to the catching fire or bursting of the battery, which can be very dangerous. तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है लेकिन एहतियात से। That's all for today.